नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे लेटेस्ट खबर है वो हरियाणा चुनाव से जुड़ी हुई है। हरियाणा चुनाव की तारीखें टल गई हैं, मतदान की तारीख टल गई है और इस मतदान की तारीख टलने की वजह से जिस 4 अक्टूबर पर सबकी निगाहें थी, दो राज्यों के चुनावी नतीजे आने थे, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के, वो दोनों राज्यों के चुनावी नतीजे भी आगे खिसक गए हैं। यानी दोनों राज्यों की मतगणना एक ही दिन होगी, वो 8 अक्टूबर को होगी। कंट्रोल रूम से कहूंगा एक बार दिखा दें, राजीव कुमार के आयोग ने जो नया शेड्यूल जारी किया है। अब हरियाणा के लिए, जम्मू कश्मीर में जो था एज इट इज रहेगा, सिर्फ वहां पर काउंटिंग की डेट चेंज हुई है और कोई डेट नहीं चेंज हुई है। वहां पर जो लास्ट डेट ऑफ पोल थी, आखिरी चरण का जो मतदान था 1 अक्टूबर को, वो भी जम्मू कश्मीर में वही रहेगी तारीख। लेकिन हरियाणा में सारा चेंज हुआ है। हरियाणा में डेट ऑफ इशू ऑफ गैजेट नोटिफिकेशन 5/9/2024, लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशन, नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 12/9/2024, डेट ऑफ स्क्रूटनी ऑफ नामांकन, नॉमिनेशन, नामांकन के जांच की जो है तारीख है 13/9/2024 और नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है 16/9/2024 यानी 16 सितंबर 2024। डेट ऑफ पोल जो चेंज हुआ है, मतदान की तारीख 5 अक्टूबर 2024, 5 अक्टूबर को मतदान होंगे और 4 अक्टूबर को जो अब मतगणना पहले होनी थी जम्मू कश्मीर और हरियाणा की, इन दोनों के वोटों की गिनती अब होगी 8 अक्टूबर 2024 को। यानी ये फेरबदल हुआ है, बाकी और कोई फेरबदल नहीं हुआ है। फिलहाल इस जानकारी के बाद मैं हेमंत अत्री जी को भी रोक करके रखा हुआ हूं। इस जानकारी के बाद सीधे हम चलते हैं जो हरियाणा में इसके बाद और जो बड़ी खबर है, जो अमित शाह रैली से एकाएक पीछे हट गए हैं, कह दें उसको सीधा सीधा तो मैदान छोड़ दिया है, रैली छोड़ दिया है उन्होंने। रैली कुछ घंटों बाद जींद में रैली थी, वो रैली छोड़ दिया। सामान्य तौर पर लोग कहेंगे आने का कार्यक्रम था, रद्द हो गया। हरियाणा में चुनाव के ऐलान के बाद अब तक नरेंद्र मोदी ने कदम नहीं रखा है। चुनाव के ऐलान के बाद एक पहली आधिकारिक रैली थी, या कह सकते हैं सीधे सीधे कि हरियाणा चुनाव में बीजेपी का शंखनाद था। शंखनाद में शंख बजाने वाले पंडित जी ही गायब हो जाएं तो सब मुहूर्त धड़क धड़क रह गया, पूजा पाठ खत्म। इसे तो कहते हैं अपशकुन होना। ये अपशकुन है। शंखनाद से, शंख बजाने वाले पंडित जी आने से ही मना कर दिए और सामान्य भाषा में लोग कह रहे हैं कि रद्द हुई है रैली में अमित शाह की सिर्फ एंट्री। मैं इसे कह रहा हूं कि अमित शाह रैली छोड़ करके भग गए। थोड़ा सा लगता है कि बड़ा ऑफेंसिव टाइप। भाई मुखिया, लीडर, नेता, सर्वे सर्वा, कुछ घंटे बचे हो रैली में और कहे जी हम रैली में नहीं आएंगे। ऐसा कौन सा काम चुनाव से बड़ा हो सकता है? भाजपा के लिए तो वैसे भी चुनाव से इंपॉर्टेंट, चुनाव से महत्वपूर्ण कुछ होता ही नहीं है। हेमंत अत्री जी को चर्चा में जोड़िए, कंट्रोल रूम तुरंत जोड़िए। हेमंत जी बारात निकलने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी थी और दूल्हे ने कहा कि नहीं भाई हम तो आ ही नहीं रहे हैं। अब क्या करेंगे बाराती? हरियाणा में तो सारी जिम्मेदारी शाह के पास थी। शंखनाद की रैली थी, आपने ही बताया था कि ये रैली शंखनाद है, जींद से शंखनाद कर रहे हैं और जींद बहुत महत्वपूर्ण जगह भी है शंखनाद के लिए। अब हम दूल्हा कहें कि पंडित कहें समझ में नहीं आ रहा है। मतलब जातिगत टिप्पणी नहीं है, कोई बुरा न माने, क्षमा मांग लेता हूं पहले। लेकिन शंखनाद जैसे होता है ना कि कथा होता है, भागवत होता है, पंडित जी शंख बजाते हैं, कथा वगैरह जब होता है, सत्यनारायण भगवान का कथा होता है। इस शंखनाद होना था, पंडित जी गायब, शंख कौन बजाएगा हेमंत जी? देखिए आशीष जी, इसको कहते हैं हरियाणवी भाषा में सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। अमित शाह जी को इस रैली के माध्यम से एक काम नहीं कई काम करने थे। सबसे पहले तो चुनाव अभियान की औपचारिक श्री गणेश उसकी शुरुआत करनी थी, पहली बात। अब पार्टी के नंबर 2 तो वो देश में है, इसमें तो किसी को कोई शक है नहीं। दूसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट बात थी चुनाव अभियान के अलावा,
जो दूसरी पार्टियों से जो विधायक, जो जजपा के विधायक हैं और कुछ पूर्व मंत्री और कुछ विधायक, पूर्व विधायक, उन सबको पार्टी में शामिल किया जाना था, ताकि एक मजबूती का संदेश जाए कि पार्टी वीक फुटिंग पे नहीं है, पार्टी में अब भी लोग आ रहे हैं। और उसके बाद विपक्ष पर हमला बोला जाना था। और भारतीय जनता पार्टी का जो हरियाणा में अभी तक लॉस्ट नैरेटिव है, उस नैरेटिव को एक धार देने के लिए अमित शाह को आना था। अब अगर आप पूरे इस घटनाक्रम को देखेंगे तो बड़ा रोचक है। हमने सुबह भी इस पर बात की थी। आज सुबह तक क्या था कि अमित शाह आ रहे हैं, लगातार ये बात थी, और इसीलिए सूची भी रोकी गई। आपको ध्यान हो, प्रत्याशियों की सूची, वरना तो परसों मीटिंग हो चुकी। परसों मीटिंग के बाद कभी आपने देखा नहीं कि बीजेपी की सूची केंद्रीय चुनाव समिति के बाद रुकती हो, कभी नहीं हुआ ये। इस बार रोका गया ताकि भीड़ जुटाई जा सके। इंटरेस्टिंग घटनाक्रम देखिए, 1 बजे मैंने जब आपसे बात की शो के बाद, तो मैंने किसी एक्स एमपी से पूछा कि भाई साहब क्या है, तो उन्होंने कहा नहीं अमित शाह आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी भी ये बात हुई कि चलो शाम को देखते हैं। उसके बाद मैंने 2 लीडर से और पूछा, एक ने कहा नहीं आ रहे हैं, और अभी शाम को एक बहुत वरिष्ठ नेता से पूछा तो उसने कहा कि इन्होंने तो आना ही नहीं था। तो मैंने कहा साहब फिर टिकट क्यों रोकी हुई है, टिकट तो अनाउंस कर देते। तो उसके मुंह से निकल गया कि टिकटों का तो सारा पंगा है। तो मैंने कहा क्या पंगा है? तो उन्होंने कहा कि जो 55 टिकटें हमने सिंगल पैनल में अप्रूव की है सीईसी में, वो सारी सूची कहीं ना कहीं अनऑफिशियली लीक हो गई है। यानी कि जिसको मिली उसको पता लग गया, जिनको नहीं मिली उसको भी पता लग गया। करीब करीब आधी सीटों की तो मैंने और आपने चर्चा कर ली थी कि इनको मिल रही है, इनको नहीं मिल रही, आधी से ज्यादा ही होगी। और बाकी भी सब जगह अलग अलग, सबके जो आदमी भारतीय जनता पार्टी का टिकटार्थी है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उसकी टिकट हुई या नहीं उसको पता ना लगे। तो उसके कारण जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर विस्फोट की स्थिति है आज हकीकत में। आप देखिए साउथ हरियाणा जो इनकी सबसे मजबूत बेल्ट रही है, अहिरवाल की बेल्ट, वहां के 5 विधायक जिनकी टिकट की बलि ली जानी है, वो कल से दिल्ली में जमे हुए हैं। अब हाईकमान को, अमित शाह को ये समझ में नहीं आ रहा कि इंद्रजीत को खुश रखें या उन भाइयों को खुश रखें जिनकी टिकट कट रही है, और उनको बैलेंस करें तो किस चीज से करें। वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता प्रदेश के क्या कह रहे हैं, मजा आ गया आपको सुन के। माननीय मुख्यमंत्री जी, कल बड़ौली जी ने क्या कहा था, हमने चर्चा भी की थी कि मुख्यमंत्री लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, और सीसी की मीटिंग के बाद कहा तो कुछ बचता है क्या? बड़ौली भी मुख्य मीटिंग में थे केंद्रीय चुनाव समिति के, और मुख्यमंत्री जी भी थे। कल शाम को बड़ा रोचक घटनाक्रम हुआ करनाल में। नायब सैनी साहब कल करनाल के अंदर रोड शो निकाल रहे थे। अभी वो वहीं के विधायक है, आपको पता है बाई इलेक्शन बन के 4 जून। तो वहां पत्रकार साथियों ने उनसे पूछ लिया कि साहब आप तो लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कौन कहता है? तो कहते मैं तो यहीं से लड़ूंगा। मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं करनाल से ही चुनाव लड़ूंगा। तो उसके बाद पत्रकारों ने कहा नहीं बड़ौली साहब कह रहे हैं, आपके अध्यक्ष कह रहे हैं। तो वो कहते हैं उनको ज्यादा पता है क्या, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड से आए। तो एक खास तरह का व्यंग। तो ये सारा जो पेचीदगी हुई, तो आशीष जी आप जानकर हैरान रह जाएंगे, मैंने एक बहुत वरिष्ठ नेता के साथ इसका पोस्टमार्टम किया फोन पे। मैंने कहा ये क्यों किया नायब सैनी ने, जबकि सबको पता है कि वो लाडवा के लिए उनका नाम सीसी से अप्रूव्ड है, केवल घोषणा मात्र एक औपचारिकता। तो उस व्यक्ति ने, उस नेता ने, बहुत बड़े नेता ने ये कहा कि साहब देखिए कई बार कंफ्यूजन भी क्रिएट करना होता है। तो मैं स्तब्ध रह गया कि मुख्यमंत्री कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, वो भी अपनी टिकट को लेकर, अपनी कंस्टिट्यूएंसी को लेकर। तो उन्होंने कहा कि ये भी तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री चूंकि खड़ाऊ राज चला रहे हैं मनोहर लाल जी का, तो हो सकता है कि करनाल में उन्होंने किसी को कमिट किया हो। उन्होंने बड़ी प्रतीकात्मक भाषा में कहा, आप इसका मतलब समझिएगा, क्योंकि वो करनाल कंस्टिट्यूएंसी जहां पर 2 बार मनोहर लाल एमएलए रहे, दोनों बार मुख्यमंत्री, उसके बाद आप वहां से एमपी हैं करनाल से, और विधानसभा खाली की तो वहां पर नायब सिंह सैनी साहब आए बाई इलेक्शन में। उसके बावजूद मुख्यमंत्री का ये कहना कि मैं तो करनाल से भी लड़ूंगा, गजब नहीं है? तो मैंने कहा साहब क्या? तो उन्होंने कहा कि हो सकता है मुख्यमंत्री जी और मनोहर लाल जी का कोई कमिटमेंट हो किसी समुदाय विशेष के प्रति। तो वो समुदाय है पंजाबी समुदाय, क्योंकि आपको पता है करनाल सीट पंजाबी समुदाय की सीट है। मनोहर लाल भी बाहरी थे दोनों बार, नायब सिंह सैनी साहब भी बाहरी थे। और आपको ध्यान होगा लोकसभा चुनाव में ये बहुत बड़ा इशू था कि आप बाहर से आके बैठ गए, हम लोकल लीडर्स कहाँ गए। तो तब ये तय किया था अंदर खाने मनोहर लाल जी ने कुछ पंजाबी समुदायों को
कथित रूप से एक वायदा किया था कि विधानसभा चुनाव नायब सिंह सैनी साहब यहां से नहीं लड़ेंगे और आप में से ही किसी को टिकट देंगे। अब जो घटनाक्रम सामने आया वो पता लगा कि जो नाम चल रहा है टिकट का सर्वे के आधार पर या तमाम जो हाईकमान जो करता है अपनी जो गणित गुणाभाग, उसमें नाम आ गया पूर्व मेयर का। वो किसी को सूट नहीं करता, तो उसके लिए क्या करो, उसके लिए कंफ्यूजन फैला दो कि नायब सिंह सैनी साहब ही लड़ेंगे, तो सारे घर बैठ जाएंगे। जैसे जैसे मामला ठंडा होगा उसके बाद जिसको देनी है चुपचाप दे दीजिएगा, इतने टाइम नजदीक आ जाएगा नॉमिनेशन का। ऐसे खेल आपने कभी भारतीय जनता पार्टी जो मोदी और शाह द्वारा संचालित है, ऐसे खेल कभी आपने किसी प्रदेश में सुने क्या जो हरियाणा में हो रहे? कभी नहीं हुआ ये 10 साल के अंदर। कल रैली है, लोग कह रहे हैं कि उनको आना ही नहीं था, लोग कह रहे हैं उनको आना था, लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो गई, कोई देयर इज नो वर्ड। अभी मैंने आपसे बात करने से पहले एक दो नेताओं से पूछा कि भाई रैली में आप भीड़ लेके जा रहे हो क्या, जींद में बड़ी रैली है, तो उन्होंने कहा नहीं हमें तो कहा नहीं गया है, हमें तो कुछ नहीं कहा। तो मैंने कहा रैली में कौन आएगा? उन्होंने कहा कि स्टेट की लीडरशिप आएगी और 2-3 जो प्रभारी 4 लगाए वो आ जाएंगे, अमित शाह जी नहीं आएंगे। कल तक अमित शाह जी को आना था, आज सुबह तक भी आना था 1 बजे तक। तो ये सारा घटनाक्रम कुछ कह रहा है, और ये क्या कह रहा है आशीष जी, बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल एक तरीके से अव्यवस्था है जिसके अमित शाह आदि नहीं। आपको पता है उनके तो एक इशारे में सब कुछ चलता है, चाहे वो पार्टी हो चाहे सरकार। और वहां एक छोटा सा प्रदेश हरियाणा, और वहां का सारी जिम्मेदारी अमित शाह के पास है, वहां के रणनीतिकार भी वही, वहां के सब कुछ वही, उन्होंने अपने हाथ में ले लिया कैंपेन, जैसे आपने कहा। और उसके बावजूद ये स्थिति होना कि जो फाइनल टिकट है वो भी रीओपन होगी। अहिरवाल जो सबसे मजबूत बेल्ट है, वहां के सिटिंग एमएलए नाराज है, उनको टिकट दे दो तो वहां के जो मुख्य वो है राव इंद्रजीत वो नाराज है। आपके बड़े से बड़े नेता हल्के बदलते घूम रहे हैं, और जो कई लोग हैं कि अभी भी मेरी सीट बदल दो, ये कर दो वो कर दो, नकल हमने डिस्कस किया था पूरा। तो ये सारी जो स्थिति है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए, दिल्ली के लिए भी और हरियाणा के लिए भी, उनकी पूरी जो ग्राउंड रियलिटीज है वो कहीं ना कहीं सामने आ रही है कि भाजपा हरियाणा के अंदर बहुत सारी इंटरनल कंट्राडिक्शंस डेवलप हो गई है तमाम वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण। और वो इंटरेस्ट, व्यक्तिगत इंटरेस्ट, अब हरियाणा में भाजपा के इंटरेस्ट से बड़े हो गए। ये मोदी के लिए भी चिंता के विषय है, ये अमित शाह के लिए भी चिंता का विषय है। मोदी के लिए इसलिए क्योंकि एक बार 10 में से 9 सीट आई, आपको याद होगा 14 19 में 10 में से 10 आई, और इस बार सीधी घट के 5 रह गई। अगर कहीं विधानसभा में यही सब हो गया और हरियाणा बीजेपी के हाथ से निकल गया तो मोदी जी की समस्याएं कितनी हो जाएंगी उसकी सिर्फ केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। नहीं, सबसे बड़ी समस्या तो जिसके लिए परेशान है मोदी जी और अमित शाह, वो सबसे बड़ी परेशानी है कि दिल्ली की दहलीज पर जब मर्जी तब खड़े हो जाएंगे किसान। ये बेसिकली बफर स्टेट के रूप में इस्तेमाल अमित शाह और मोदी ने किया है हरियाणा का, कि हरियाणा क्रॉस न कर पाए, हरियाणा के उस पार ही रोक दो। हरियाणा से भाजपा की सत्ता खट्टर ने कैसे रोका, और वो जिस तरीके से रोका वो नाराजगी है हरियाणा में। लेकिन कुछ भी हो, हरियाणा ही नाराज होगा। मोदी और शाह का लक्ष्य था चलो हरियाणा नाराज होता है होने दो, बाकी देश को कहां समझ में आएगा, बाकी देश तो हमारा भाषण सुनता है, ताली बजाता है, तो हरियाणा नाराज भी हो जाए। लेकिन ये हरियाणा सुरक्षा कवच था मोदी और शाह का, और ये सुरक्षा कवच अगर हाथ से निकला तो वही कवच कुंडल वाला हाल है, कर्ण के कवच कुंडल जैसे सुरक्षा कवच था। खैर, मैं कहूंगा कंट्रोल रूम से जरा स्क्रीनशॉट्स दिखा दे, क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि नहीं जी अमित शाह को, कई लोग हम ही से कहेंगे अमित शाह को जाना ही नहीं था। ये देखिए AIMM मीडिया, इसने लिखा हरियाणा में अमित शाह की कल की रैली रद्द, टिकटों के लिए मचे घमासान के बीच फैसला, उम्मीदवारों की लिस्ट भी होल्ड। ये साफ साफ जो हम चर्चा कर रहे हैं लिख दिया। भास्कर की भी स्क्रीनशॉट को दिखा दीजिए कंट्रोल रूम। भास्कर देखिए, ब्रेकिंग, अमित शाह का हरियाणा दौरा अचानक रद्द, कल रैली में आना था, टिकटों के लिए मचे घमासान के बीच फैसला, उम्मीदवारों की लिस्ट भी होल्ड। ये आपके सामने रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि कई बार कुछ ट्रोल आर्मी के लोग होते हैं, वो आते हैं कहते हैं हाँ आप ही को तो अमित शाह ने बताया था जींद में आना है। बहुत सारे ऐसे आते हैं कहते हैं हाँ हाँ आपके पास फोन आया था अमित शाह का आना है, और कैंसिल हो गया वो भी आपके पास फोन आया था। तो हमारे पास नहीं, हमारे साथ साथ बहुत सारे मीडिया के जो हमारे साथी हैं उनके पास भी फोन आ जाता है, और वो छाप भी देते हैं और हम लोग वीडियो बना देते हैं।
तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, इसी सवाल के साथ हम चर्चा खत्म भी करेंगे। ये घमासान हम 2 दिन पहले चर्चा कर रहे थे, एक अंदेशा भी जताया था। 2 दिन पहले क्या, कल की चर्चा में और आज जो सुबह की चर्चा हुई उसमें भी हमने किया। एक अंदेशा भी मैंने जताया था कि ये रैली जो है, ये रैली भाजपा के लिए बड़ी भारी पड़ सकती है। और जब ये आशंका हमने जताई थी तो हमने चर्चा भी किया था। उस वक़्त आपने कहा कि नहीं, कुछ हरियाणा के मिजाज के हिसाब से हो सकता है, ऐसा ना हो। लेकिन वो मेरी आशंका अमित शाह के दिल में बैठ गई है। ये रैली रद्द करना ये सामान्य फैसला नहीं है। कहीं भी चुनावी राज्य में रैली तय हो और मोदी और शाह की रैली रद्द हो जाए, आप समझ लीजिए चुनाव के परिणाम आ गए हैं। चुनाव के परिणाम आ गए हैं। अब इसे बाकी कोई माने न माने, लेकिन निजी तौर पर मैं मानता हूं कि चुनाव के परिणाम आ गए। नहीं तो मोदी और शाह की रैली रद्द होती है। एक दिन में 3 रैली करते हैं, कहते हैं जींद के आगे बढ़ा दो, सिरसा में भी एक कर लेते हैं, वहां थोड़ा और आगे बढ़ा दो, पंचकुला भी चले चलते हैं। उनके लिए थोड़ा ऐसा है कि रिजर्वेशन करवाना है, टिकट कटवाना है, जाके वहां पे प्लेटफॉर्म पे इंतजार करना है, उतरना है, भाषण देना है, हाथ हिलाना है, अगले जगह प्रस्थान करना है। भाषण भी खुद लिखना नहीं है कि उसमें मेहनत करनी है। तो ये जो रद्द हुआ है, एक तो आशंका मेरी जो थी वो कितनी अब मजबूत हो गई, दूसरी नतीजों के लिए ये कितना बड़ा संकेत है। नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित तौर पे एक बड़ी चिंता का सबब ना केवल हरियाणा के हालात है, बल्कि जो टिकटों के लिए जो मारामारी मच रही है, जो असंतोष मच रहा है, और वो जो सारी चीजें जो हाईकमान के सामने बहुत बार छुपाने की कोशिश की जाती है, वो सब कुछ एक्सपोज हो गया है। आप ये देखिए, एक ओलंपियन पहलवान जो 2 बार से चुनाव लड़ा है, चलो वो दोनों बार हार ही गया है, वो दिल्ली में दरवाजे ढूंढता फिर रहा है कि मेरी टिकट क्यों काट रहे हो, जबकि सारे पहलवान आपके वैसे ही खिलाफ है, पूरा यूथ वैसे ही खिलाफ है। ऐसे ही तमाम सीनियर नेता अपनी टिकट बदलवाते फिर रहे हैं। और जो मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जो अपने चेलों को टिकट देना चाह रहे थे, जिस पे कल हमने बात की थी 5 चेलों पर, उनकी टिकट भी साफ हो गई। तो बहुत सारी जो पार्टी की अंदर की फॉल्ट लाइंस थी आशीष जी, वो सारी की सारी दिल्ली के सामने एक्सपोज हो गई, जो प्रदेश के नेताओं के लिए एक बड़ी चिंता का सबब ना केवल आज के लिए है, बाकी आने वाले दिनों के लिए भी है। पहली बात तो ये। दूसरी बात जो इस सारे घटनाक्रम से आपको दिख रहा है, आप हरियाणा को, जैसा आपने कहा, हरियाणा को हरियाणा मत समझिए। हरियाणा के बॉर्डर्स में जो कुछ हुआ था उसके केवल परिणाम का आकलन कीजिए क्या हुआ। हरियाणा में 10 में से 5 रह गए आप, पंजाब में 13 में से 0 पर आ गए आप, राजस्थान का हाल देख लीजिए, आपकी कितनी सीटें आई, पिछली बार तो पूरी थी। उत्तर प्रदेश का हाल देख लीजिए, उसका अगर कोई सिंगल लार्जेस्ट कारण था तो वो क्या था, वो किसानों के साथ हुई जाति था। 378 दिन चला आंदोलन था। और जब लोकसभा का चुनाव हुआ अभी मई और जून के दौरान, आपको ध्यान है शंभू बॉर्डर पे अब भी आज 200 दिन पूरे हुए हैं आंदोलन के, 200 दिन से सड़क बंद है। ऐसे ही खनौरी बॉर्डर पे 200 दिन से सड़क बंद है। और ये सड़क किसने बंद कर रखी है? किसानों ने बंद नहीं करी, हरियाणा सरकार ने बंद कर रखी है। हाईकोर्ट ने कहा कि 7 दिन के अंदर आप इसको सड़क को खोलिए, हरियाणा सरकार को आदेश दिया। उसके बाद सरकार सड़क खोलने की बजाय सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। कोई सरकार सड़कें खोलती है या बंद कराती है, ये पहले नहीं सुना होगा आपने। ये पहली बार हरियाणा की पहले खट्टर सरकार ने कीले गाड़ी, नस्तर गाड़े, बोल्डर्स लगाए और 378 दिन हरियाणा के सारे बॉर्डर दिल्ली के साथ बंद रहे। और अभी आज 200 दिन हो गए हैं जो ये दोनों बॉर्डर्स बंद हैं। तो आपको क्या लगता है, इससे भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी क्या? आम आदमी पता नहीं कितनी, आप जो बॉर्डर देख रहे हैं शंभू बॉर्डर, ये केवल हरियाणा पंजाब नहीं है, यहाँ से जम्मू कश्मीर तक का रूट है, यहाँ से हिमाचल का रूट है, आधा हिमाचल इधर से जाता है। तो इस सारे से आप, ये कौन सा गवर्नेंस का मॉडल है शीशी? ना केवल हरियाणा में बल्कि आसपास के राज्यों के अंदर भी दिख रही है कि जिस तरह का हालात सरकार की है। और दिल्ली की सरकार जो अपने आपको 56 इंची कहती है, वो किसानों से डरी हुई है, उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। उनका डेमोक्रेटिक राइट है कि वो दिल्ली में आकर के अपना प्रदर्शन कर सके, अपनी बात रख सके, आप उसके लिए भी अलाउ नहीं कर रहे, और आज से नहीं कर रहे, लगातार। तो ये सारी चीजें प्लस भाजपा की इंटरनल फॉल्ट लाइन्स, चाहे वो अहिरवाल की बात हो, चाहे बाकी जिलों की बात हो। और पहली बार आपने देखा होगा मुख्यमंत्री कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर पार्टी का अध्यक्ष कुछ कह रहा है और मुख्यमंत्री खुद कुछ कह रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग है वो वीडियो देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग, मैंने सुबह भेजा था। तो ये सारी चीजें बेसिकली कुछ कह रही है।
और वो ये है कि ऑल इज नॉट वेल इन द बीजेपी। और अगर इसको हरियाणवी भाषा में कहें, अंग्रेजी में तो ऑल इज नॉट वेल, और अगर हरियाणवी में कहे तो कि हरियाणा में कुछ भी ठीक नहीं है भाजपा का। हरियाणा में बीजेपी हैज लॉस्ट इट नैरेटिव। इसको आप इस रूप में देख सकते हैं कि चुनाव शुरू नहीं हुआ है अभी, और उससे पहले जो ये इस तरह के मैसेजिंग, देखिए एक बात माननी पड़ेगी आपको, इस तरह की स्थितियां कांग्रेस में तो लगातार होती है, हर एक स्टेट में होती है कि जुत्तम पेजार हो रही है, ये गुट भाग गया, वो गुट हो गया, उसको बना लिया, वो नाराज हो गया। बीजेपी में आपने 10 साल में ही नहीं देखा होगा। और ऐसी सूरत में जबकि पार्टी रिसीविंग एंड पे है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, उस सब के बावजूद, और अमित शाह ने अपने ऊपर क्यों जिम्मा लिया था? उनको पहले जो सर्वे आए, चाहे वो लोकसभा का सर्वे था पार्टी का, चाहे उससे अब विधानसभा के सर्वे, उसमें जब कहीं ना कहीं अंदर तक हिले तभी तो अमित शाह खुद आए, वरना देश के गृह मंत्री को क्या जरूरत पड़ी है कि वो हरियाणा की जिम्मेवारी लेगा? तो ये तो वही बात है ना कि कई मतलब जो उड़ती परेशानी जा रही है उसको कहा कि तुम आओ मैं देखता हूँ, उस तरह की स्थिति है। तो ये कुल मिलाकर के ये कुछ कह रहा है, और ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में गवर्नेंस का तो जो पलीता लगाया वो तो लगाया ही, विद इन पार्टी ऑर्गेनाइजेशन, विद इन इट्स कार्डर्स बहुत तरह की समस्याएं क्रिएट हुई। और उसका सबसे बड़ा कारण अगर आप गिनेंगे, सबसे बड़ा कारण वो जो आपने दूसरी पार्टियों से नेता इंपोर्ट किए हैं ना, और उनका पूरा एक स्टोर हाउस बना दिया, वेयर हाउस, वो उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि अपने कार्डर्स तो दरी बिछाने पे रह गए और बाहर वालों को मोबिलाइज कर रहे। एक ये सबसे बड़ा संकट, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी है आशीष जी, जो हरियाणा में बीजेपी का कार्डर बड़ा त्रस्त है। और यूपी में आपको, आपसे ज्यादा कौन जानता है, यूपी में जो भाजपा की गत हुई है उसका अगर कोई प्रमुख कारण था वो वहां भी यही था। जिस भी स्टेट के अंदर बीजेपी का ये हुआ, वहां ये हुआ कि अपने कार्डर्स को छोड़ के जो वॉशिंग मशीन की लॉन्ड्री है आपकी, उसके जो नेता निकले हुए हैं उनके कारण वो हशर हुआ उनका। महाराष्ट्र में भी देख लीजिए आप। तो हरियाणा उस रास्ते पे विधानसभा चुनाव में भी जा रहा है, और अगर इन चीजों को जल्दी काबू नहीं किया गया, ये बैलेंसिंग एक्ट्स होते, दो आपको दे दी, दो मुझे दे दी, सबको एक अपीज कर दिया। लेकिन मोदी और शाह के लिए नया तजुर्बा है, जैसे उनके लिए केंद्र में अल्पमत की सरकार चलाना नया तजुर्बा है ना, वैसे ही असली हरियाणा को फेस करना जो अब उनके सामने आई है चुनौती, ये भी उनके लिए एक नया तजुर्बा है। ऐसा उन्होंने पिछले 10 साल में नहीं देखा था। और हरियाणा के जितने नेता हैं वो भी इसमें लगातार केंद्र के सामने एक्सपोज हो रहे हैं, जिसके परिणाम आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे, इस चुनाव के परिणाम आते ही। खैर, जो आपने कहा कि अगर जल्दी ही नहीं कंट्रोल किया, अब कंट्रोल कुछ नहीं हो सकता है। एक केमिकल रिएक्शन का एक ऐसा स्टेज होता है जिसके बाद केमिकल रिएक्शन ऑटोमेटिक होने लगता है, फिर वो ऑटो मोड में चला जाता है, फिर वहां पर मिलाना नहीं पड़ता है दो केमिकल्स को, फिर ऑटो मोड में होता है। वही जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन वगैरह होता है वैसे अब ये ऑटो मोड में चला गया है। अभी तो पहली सूची आएगी, तब देखिएगा हालत क्या होता है। हरियाणा में असली मजा तो चुनाव का तब आएगा जब पहली सूची आएगी। रही बात उधार के सिंदूर पर जो श्रृंगार चल रहा है, ये पूरे देश में पैन इंडिया है। ये भाजपा की इस वक्त की सबसे बड़ी खूबी है, विशेषता है। और इसका चलते चलते एक उदाहरण बता दूं, आज बीजेपी ने नई वॉशिंग मशीन लॉन्च की है, लेटेस्ट मॉडल है, सबसे हाई मतलब सबसे उच्च स्तर की, उच्च कोटि की तकनीकी का इसमें इस्तेमाल हुआ है। ये वॉशिंग मशीन दुनिया में कहीं नहीं है, पहला भाजपा ने ही, एलजी और सैमसंग किसी ने, ये सबसे बेहतरीन टेक्निक के साथ, तकनीकी के साथ वॉशिंग मशीन आज लॉन्च की है। पुरानी वॉशिंग मशीन में आरोपियों को धुला जाता था, भ्रष्टाचारी व्यभिचारी को। आज उस वॉशिंग मशीन में सजा याफ्ता को डाला गया है। अब तक आप लोग नाम दिमाग में सोचिएगा दर्शकों, अब तक जितने हैं वो 70,000 करोड़ वाले, अजित पवार या हिमंता बिस्वा शर्मा, इनके खिलाफ तो 1 महीना विधानसभा नहीं चलने दिया था भाजपाइयों ने जब ये कांग्रेस में थे 2016 15-16 में। तो हिमंता, शुभेंदु, ये सब आरोपी थे, लेकिन वो वॉशिंग मशीन अब उतनी अपग्रेड नहीं थी। नई वाली आई है, इसमें मधु कोड़ा को डाला है। मधु कोड़ा को कोल स्कैम में सजा मिली, सजा याफ्ता हैं। हाई कोर्ट गए थे कि सजा में राहत मिल जाए कि चुनावी राजनीति में लौट पाए। चुनावी राजनीति में नहीं है, पत्नी के नाम, अब पत्नी से करवाते हैं राजनीति, गीता कोड़ा से। आज बाकायदे मंच सजा करके रांची में भाजपा के दफ्तर में हिमंता ने अट्टहास करते हुए सजा याफ्ता मधु कोड़ा को लेटेस्ट जो वॉशिंग मशीन है उसके ट्रायल के तहत डाला है।
अब देखिए सजा याफ्ता भी आएंगे, मोस्ट वेलकम भाजपा में। अब ये हरियाणा उसी का भुगत रहा है। अरविंद शर्मा, सुनीता दुग्गल सब इंतजार लोग कर रहे हैं उनके उनके क्षेत्रों में कि आइए। तो अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। इजाजत दीजिए हमें, देखते रहिए हरियाणा का घमासान, हरियाणा का संग्राम। फिर आएंगे कल। नमस्कार।